हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, कैट 2023 की बात करते हैं। एकदम से क्वांट ने अपना लेवल बहुत अप किया और बच्चे घबरा गए कि यार ये पेपर में अचानक हमारे साथ हो क्या गया। एंड अल्टीमेटली काफ़ी सारे बच्चों का क्वांट अनप्रिडिक्टेबल गया और उनका स्कोर उस तरीके से नहीं आया जितना उन्होंने सोचा था। नाउ द पॉइंट इज कि कैट को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, कैट के क्वांट को सेक्शन से हैक कैसे किया जाए कि पेपर टफ आए या आसान आए। Now, guys, सबसे पहले my name is Rahul Batla and this channel is your revolutionary channel MBA Wala. I'm CAT 99.82 percentile in Quant and now it's time to reveal the master plan, the CAT game. CAT में guys क्या होता है, अगर आप लोग कन्वेंशनल मैथमेटिक्स का पेपर उसको समझोगे तो गेम नहीं बनेगा। The game is about two things and that is aptitude and visualization. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपकी एप्टीट्यूड और विजुअलाइजेशन। अगर आप इसको नॉर्मल मैथ्स की तरीके से एम करोगे मजा नहीं आने वाला है। कैट अपना लेवल अप कर देगा और आप हो जाओगे फेल। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दोज राइट क्वेश्चंस एंड गेट देम करेक्ट सो दैट आप एटलीस्ट वो स्कोर एम कर जाओ, वो स्कोर तक पहुंच जाओ जो आपको एटलीस्ट 90-95 परसेंटाइल पहुंचा दे। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो, अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ होगा। नंबर थोड़े से कम जाएंगे 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल के लिए। और अगर अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात बताऊं तो जिस स्लॉट की मैं बात करने वाला हूं, इस स्लॉट में अगर आप 5 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर ले आते तो आप 95 परसेंटाइलर थे क्वांट सेक्शन में। अब वो 5 क्वेश्चन अगर मैं अभी आपको दिखाऊं जो सारे विद इन 1 मिनट हो सकते थे या जिनको हमको ढूंढ के करना चाहिए था, तो आप देखना कि अगर ये क्वेश्चन आप निपटा देते तो पहले तो 15 नंबर आते और बचे हुए होते हमारे पास रिमेनिंग 30 मिनट्स। लेट अस से हम 10 मिनट भी ले लेते तो, और उन 30 मिनट्स में अगर हम 3 या 4 कर देते तो 99 परसेंटाइल थे। 3-4 तो छोड़ो, 2 और बना देते तो 99 परसेंटाइल थे हम क्वांट में। अब उनके लिए मेहनत लगती। तो इस बार वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनका नंबर ज़्यादा था, आसान वाले 5 मेरे को जो मिले जिनको हम बड़ी आसानी से विजुअलाइज करके एप्टीट्यूड लगा के कर सकते थे, उनको देखते हैं। यही एक्चुअली में गेम है, यही मास्टर प्लान है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज राइट क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अप्लाई एप्टीट्यूड, राइट। नॉर्मल मैथ्स का गेम नहीं है। ठीक है, आपको ढूंढने हैं वो क्वेश्चन और उनको सही तरीके से करना है। जैसे कि एक सवाल था ये, तो मैं स्लॉट 2 की बात कर रहा हूं। आराम से इसको अटेम्प्ट करो, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं और फिर अपन देखेंगे कि किस स्पीड से हो सकता था। चलो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने किया या क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या था और फिर आप मुझे खुद बताना कि अगर इसको राइट वे से अप्रोच किया जाता तो ये क्वेश्चन क्या विद इन 2 मिनट्स नहीं होता। इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैंने देखा सब परसेंटेज रेशियो में दे रखा है, ऑप्शन भी रेशियो में दे रखा है, अपन एजम्पशन से खेलेंगे। ये बात आपको सिखाई जाती है बार बार, राइट। मैंने कहा 20% जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट थे। तो एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और एक हो गया नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और एक हो गया अपने पास टोटल। अगर मैं टोटल को मान लूँ 100 तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो जाएंगे 20 और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएंगे 80, क्योंकि भाई 20% है, यहां तक की बात ही खत्म हो गई। If the total salary obtained by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all the employees, वापस से टोटल सैलरीज की जो है आपके टोटल लोगों की वो मान लेते हैं 100 रुपए, राइट। या इनफैक्ट एक काम करते हैं 600 मानते हैं। क्यों मानेंगे 600, अभी आपको समझ में आएगा। अगर टोटल सैलरी मैंने 600 मान ली तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को कितनी मिली होगी, 1/6 मिली होगी। 1/6 600 का निकालना बड़ा आसान है। 1/6 ऑफ 600 यानी कि 100। तो ये हो गई सैलरी और ये हो गए पीपल। टोटल लोग 100, 20% मैन्युफैक्चरिंग वाले हो गए तो ये 80 हो गए। टोटल सैलरी 600, 1/6 यानी 100 रुपए इनको मिला है, बाकी का बचा हुआ इनको कितना मिला है 500। तो इधर कितनी हो गई भाई सैलरी पर पर्सन, सैलरी पर पर्सन 20 लोगों को 100 रुपए मिले तो हर एक को कितने मिले 5 रुपए 100/20। यहाँ कितने मिले हर एक को 500/80 यानी कि 50/8 और 25/4। खत्म। कितना कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया, दोनों की सैलरी आ गई। निकालना क्या है फाइनली, देख लो। फाइनली कह रहा है फाइंड द रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज। मैन्युफैक्चरिंग कितनी है 5 अपॉन किसकी एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय द नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कितने 50/8 या फिर 25/4। खत्म हो गया सवाल। 5 5 जा आ गया, ये 4 ऊपर चला गया, 4/5 या 4:5 और यहाँ पे आपको मिल गए थे 3 नंबर। अब आप मेरे को बताओ
अगर इसको इस तरीके से सही से एजम्पशन टेक्निक से अटेम्प्ट किया जाता तो क्या ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स नहीं फोड़ दिया होता, राइट? ये तो मैं अभी आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं उस मोमेंट पे ये थोड़ी लिखता। उसमें तो पता है मैं सीधा लिखता कि सबसे नीचे मैंने टोटल लिख रखा है, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दिमाग में चल रहा होता है, isn't it? So this question would have got you directly 3 numbers. Now let us see what are the other questions. ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखो, ट्राई करो, है ना, फिर मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे करना है। और ये कैट 2023 के हैं, जिसको सबसे डिफिकल्ट कैट बताया गया लास्ट 5 ईयर्स में व्हेन इट कम्स टू द क्वांट सेक्शन, राइट? और 5 ही को तो क्वेश्चन करने थे हमको 95 परसेंटाइल के लिए। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल इज ड्रॉन विद इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल। सी ट्राई कर लो आप, मैं मान के चल रहा हूँ आपने ट्राई किया तसल्ली से, ठीक है? एक सर्कल है सी, और उसके अंदर आपने एक ट्रायंगल बनाया है सच दैट उसकी जो एक साइड है, वन ऑफ द साइड, वो डायमीटर बन गई है, ये आ गई डायमीटर वाली साइड, एंड द अदर टू साइड्स हैव द लेंथ इन द रेशियो A:B। लेंथ जो बाकी दोनों साइड की है वो रेशियो है A:B, मतलब ये A है तो ये B है, एंड रेडियस जो है वो R है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस। अपन कुछ एज्यूम कर लेते हैं A, B और R को, गेम ही खत्म हो जाएगा, राइट? तो अपन एक काम करते हैं, इतना कौन टेंशन ले कि भाई A, B और फिर R की टर्म में वैल्यू निकाले, वैल्यू पुट करते हैं। इनका रेशियो A:B था ना, तो अपन A को पकड़ लेते हैं 3, B को पकड़ लेते हैं 4, ये आपका क्या है डायमीटर, तो ये 90 डिग्री, 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम, ये तो काम ही खत्म हो गया, मिल गया रेडियस भी। यानी A कितना मान रखा है अपन ने, A मान रखा है 3, B कितना मान रखा है 4, रेडियस कितना हो गया बेटा डायमीटर का आधा यानी कि 5/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, कितना आ रहा है एरिया हमारे हिसाब से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 4। अब ये 6 होता है बेटा डायरेक्ट, पर ठीक है आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ मैं। अपना A, B, R ये है, एरिया ये है, कह रहे एरिया इनमें से क्या होगा, निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू 6 आ रही है A, B और R वो रखने के बाद। सही बात है कि नहीं? हम A, B, R में नहीं निकाल ले, गंदा लग रहा है वेरिएबल में खेलने में। A3 रख दिया, B4 ये 5 बन गया, A3 B4 R 5/2 आ गया। अब ये वैल्यूज रख के मैं सारे वैल्यू निकाल दूंगा, और इन्हीं में से एक एरिया है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो एरिया हमने निकाला है हाफ 3 इंटू 4 6 आ चुका है। अब ये सर सारे निकालने में तो मेहनत जाती नहीं बेटा, नोटिस करना है, ये A, B, R A² / B² यहाँ भी है, A, B, R² A² + B² यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, अगर तुम नोटिस करो, मैं एक काम कर रहा हूँ, सिर्फ A, B, R अपॉन A² + B² जो सब जगह है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, A, B, R² अपॉन A² + B² की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सब में दे रखा है। कितना हुआ बेटा, A हो गया सर 3, B हो गया 4, R² कितना हो गया सर 25/4, 25 4 नीचे आ गया, नीचे A² + B², 3² + 4², ये तो 5² है, पता ही आपने ने किया ये, यानी कि 25। तो ये हो गया A² + B² जिस 25, ये 3 इंटू 4 R² 25/4, खत्म। 25 से 25, 4 से 4, यानी इस पूरे की वैल्यू आ रही है 3। अपने को क्या चाहिए 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे एरिया मैच कर जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। समझ में आया गेम की नहीं है, बस इतना सा करना है और कुछ करना ही नहीं है, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, बस समझ में है कि नहीं? अपन ऐसे ही टेंशन लिए जा रहे हैं। अपन देखो वापस से, ये सर्कल था, डायमीटर 5, ये A:B 3:4 मान लिया, ये हो गया 5, खत्म। रेडियस कितना हो गया 5/2, A3 B4 3 4 12 / 2 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 6, गेम खत्म। अब A, B, R² अपॉन A² + B² सब में देखा, A इंटू B हो गया 12, R² 25/4, A² + B² 3² 9, 9 + 16 25 यहाँ आ गया, 25 से 25, 4 से 4, इसकी वैल्यू हो गई 3। अपने को चाहिए एरिया 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी ऑप्शन हो गया, गेम खत्म। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं अपन में। इतनी सी बात हो रही है और हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, राइट? चलें आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको करवाया जाता है, पिछले बैच में भी हमने कराया था, वीडियो भी पड़ी हुई है। मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज लेके आया था उसमें भी पड़ा हुआ है, जो मैंने 23 सितंबर में लेके आए थे हम लोग, क्लासेस में भी करवाया गया। क्या कह रहा है, पढ़ लो इसको। कह रहा कंटेनर है 40 लीटर ऑफ मिल्क का, 4 लीटर रिमूव हुआ, 40 में से 4 लीटर रिमूव हुआ, इजंट इट, यानी कि 10%। 10% अगर रिमूव हो रहा है तो लेफ्ट ओवर फैक्टर कितना हुआ, लेफ्ट ओवर कितना हुआ, 10% गया तो बचा 90%, यानी हर स्टेप के बाद 90% या फिर 0.9 टाइम्स आपका रह जाता है। सही बात है कि नहीं? और ये प्रोसेस रिपीट हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, कब तक,
जब तक आप उस नंबर पे पहुंच जाओ, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन द कंटेनर बिकम्स लेस देन दैट ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में क्या है, 40 का 40 मिल्क है, और हर स्टेप के बाद ये 0.9 टाइम्स रह जाता है अपना। क्यों? क्योंकि 4 लीटर निकल जाता है, बचता है कि 4 लीटर कितना हुआ, 4/40 यानी कि 10%। 10% गया तो बचा कितना, 90%। हर स्टेप के बाद 90%, 90%, 90% बचता रहता है। सक्सेसिव परसेंटेज जैसी चीज़ हो रही है, राइट। अपने को क्या चाहिए कि जो मिल्क है वो 50% से भी कम चले जाए, राइट और नॉट, 20 लीटर से भी नीचे चले जाए, क्योंकि कह रहा है कि वाटर को ज़्यादा होना है। 20-20 हो तो बराबर हो गया, 20 से भी नीचे चला गया तो वाटर जाके निकल गया। और मिल्क का 40 के बाद 20 से नीचे जाना मतलब 50% से भी नीचे चले जाना। भाई आधे से ज़्यादा वाटर है ना, तो मिल्क क्या है, 50% से नीचे जाना। ये विजुअलाइजेशन का गेम था बस। मतलब अपने को मिल्क का फैक्टर जो है वो 50% से भी नीचे लेके जाना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 50% का, मतलब अल्टीमेटली 0.5 से भी नीचे चले जाना चाहिए अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बस इस पे फोकस करते हैं कि इसको 0.5 से नीचे लेके जाना है। इनिशियली कितना हुआ पहले स्टेप के बाद, 0.9 से मल्टीप्लाई। फिर तुमने एक और बार स्टेप किया होगा, एक और 0.9 से मल्टीप्लाई। अब 2 बार रिमूव हो चुका है, कितना हो गया, 0.81 टाइम्स, मतलब 81% बचा है। अपने को तो 50% तक लेके जाना है, 50% के भी नीचे, 0.5 से नीचे। ठीक है, एक और बार करा होगा 0.9, एक और बार करा होगा 0.9, कितना हो गया वापस से 0.81। देख रहे हो कैलकुलेशन देखो। अब 0.81 ये 4 बार हो चुका है, दिस इंटू दिस, इसको ना 0.8 पकड़ो, 0.81 पकड़ो ही मत। 0.8 का स्क्वायर ही तो हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 0.6 के पास तक पहुंच गया, 0.64 के आसपास, इजंट इट। 8 इंटू 8 64 होता है। आप 0.64 यानी 64% मिल्क बचा होगा। अपने को कहाँ लेके जाना है, 0.5 तक। करते रहो हवा में। किससे खेल रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई आधे से कम रखना है मिल्क, यानी 50% से कम। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 0.5 से कम। अब यही नहीं पता 50% 0.5 होता है, तो भाई एसेंशियल देखने को बोला था आपको, राइट। इसलिए तो बार बार बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब 0.64 हो चुका है, इसके बाद क्या करें सर, एक और 0.94 लेके आते 0.9, 64 इंटू 9 54 के आसपास जा रहा है। एक और 0.9 लेके आते हैं, कितना हो गया बेटा, 0.81। अब देखो लॉजिकली सुनना, ठीक है। 8 इंटू 8 कर लूँ, 111 आ गया था वो तो 0.01 के आगे। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, मिला के कितना हुआ 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होता है 512। यानी ये पूरा, ये वैल्यू की अगर आप बात करो 0.512 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये 0.8 होता तो 8 2 क्यूब, 8 2 क्यूब, 8 2 क्यूब, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, 2 की पावर 9 512, इसलिए 2 की पावर रटवाई थी 2 की पावर 10 तक। 512 हो गया, 512 मतलब 0.512। अभी भी 50% ज़्यादा। अपने को क्या चाहिए, 0.5 से नीचे। अब जैसे ही एक और 0.9 लेकर आओगे, इससे मल्टीप्लाई होगा 0.9, और कितना आ गया 0.9 इंटू 5 करोगे अराउंड 0.46 के आसपास आ जाएगा, चला गया नीचे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मिनिमम 7 बार तो लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन गाइस कैट में थे, आप समझ रहे हो। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे आप खास, कोई ज़्यादा मेथड वेथड फॉलो नहीं कर रहे, बस आपने 2-3 चीज़ों का फॉलो किया। क्या कि अगर 10% लिक्विड निकल रहा है तो 90% रिटेन हो रहा है, दैट मीन्स 0.9 रिटेन हो रहा है। ये स्टेप बढ़ते चला जाएगा, और अपने को अल्टीमेटली मिल्क जो है वाटर से कम, यानी कि 50% से कम चाहिए, क्योंकि बराबर बराबर तो 50-50%, मिल्क कम चाहिए तो 50 से कम, 50 से कम मतलब 0.5 से कम। अब कैलकुलेशन थी बस। अब मैंने देखा 0.9 इंटू 0.9 इज 0.81, ये काफ़ी अच्छा नंबर है, 0.8 की तरह ट्रीट किया जा सकता है। 2 और लाया 0.81 और आया, मिला के आया 0.64, बात नहीं बनी, 0.5 के नीचे चाहिए। 2.9 और लाया 0.8, 0.8 0.8 0.8, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मिला के 2 की पावर 9, यानी कि 512, 0.512, अभी भी बात नहीं बनी, 0.5 से नीचे चाहिए। 1.9 और होता ही पड़ता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड वाला कैलकुलेशन। अब अगर आप इनको इस तरीके से एम करोगे तो देखो 3 क्वेश्चन आसानी से खत्म होते बेटा 5-6 मिनट में, राइट। चौथा देखो और कैसे आया था, ये वाला देखो, सीरीज का क्वेश्चन, 10th क्लास का सीरीज का क्वेश्चन, पर इसको एक अलग तरीके से अटेम्प्ट करवाना चाह रहा था मैं। साइड हटाऊँ, अपने आप ट्राई कर लो। मेजोरिटी में वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके क्लास में बेटा खत्म हो गए हैं। ये वाला एक ऐसा है जो क्लास में खत्म नहीं हुआ, बट स्टिल ठीक है, ट्राई इट आउट, है ना। देखो कह रहा है कि 2 सीरीज है, एपी है, राइट, सच दैट जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो दोनों सीरीज का प्राइम नंबर है, ठीक है। अब A5 को बता रहा है B9 के बराबर, यानी कि एक AP ये चल रही है और A5 जो है वो B9 के बराबर है, ठीक है, येलो कलर वाले बराबर है। और दूसरी AP चल रही है अपनी ये B वाली, है ना, येलो येलो बराबर हो गए आपस में,
और A19 B19 के बराबर है। करेक्ट, इतनी बात हो गई। अब B2 0 है, उस पर बाद में आएंगे, अपन ने इन दोनों का यूज कर लिया। अब देखो बहुत बढ़िया बात होगी, आप जानते हो एपी में होते हैं जम्प्स 1D 2D 3D करते 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 तक। अब जब यहां से यहां पहुंचो कितनी जंप ली होंगी? 19 माइनस 5 14D ए बोल देता हूं, फर्स्ट एपी का है ये। ऐसे ही यहां से यहां जाने में कितनी जंप लोगी होगी बेटा? 9 से 10 11 12 13 करते करते तक 19 तक पहुंचोगे, तो 19 माइनस 9 10 जंप्स लेंगे होंगे कॉमन डिफरेंस की। कौन से कॉमन डिफरेंस? इस वाले एपी की, यानी कि डी ऑफ बी। अगर आपने अभी एपी नहीं पढ़ा है, आपको कॉमन डिफरेंस वगैरह बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आती, तो आप इस वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, डोंट वरी, एपी के बाद आपको आसान लगेगा। तो यहाँ की जो 14 जम्प्स हैं 19 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में? क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर नंबर से आप बढ़ते जाते हो, जैसे 2 से बढ़ रहे हो, पहली टर्म 5 है तो 2 7 फिर 9 एंड 11। तो कितने जम्प्स लिए? 19 माइनस 5 14 जम्प्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ ए। ऐसी 9 से 19 10 जम्प्स ऑफ कॉमन डिफरेंस बी। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए भाई? ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस भी तो सेम होगा। जब ये दोनों नंबर सेम है, मान लेते हैं x, ये दोनों नंबर सेम है, मान लेते हैं y, तो y माइनस एक्स तो बराबर ही होगा। तो यानी कि अपने पास बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई, दैट इज 14D ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल्स टू 10D ऑफ सेकंड एपी। अब देखो 2 5 जा 2 7 जा, अपने पास आ गया DA अपॉन DB इक्वल्स टू 5/7। वापस मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपको एपी का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, टॉपिक तो आना चाहिए ना, थोड़ा बेसिक तो उस टॉपिक का आना चाहिए, तभी तो समझ बनेगा। अब DA/DB आ रहा है 5/7, उसके बाद इसने बोला कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो एक ही चांस है कि DA 5 होगा और DB जो है वो 7 होगा। दोनों कॉमन डिफरेंसेस आपके पास आ गए, खत्म। इतना करना था बस। देख रहे हो, सारे क्वेश्चन हल्के हल्के एप्टीट्यूड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दिमाग लगाने पे मजबूर करेगा, पर होंगे छोटे। अब क्या बोल रहा है इसके आगे? कह रहा है B2 है 0, ठीक है भाई B2 होगा पीछे कहीं, इसकी वैल्यू 0 है। कह रहा है A11 बताओ, A11 कितना होगा बेटा? A11 होगा आपका A5 प्लस 5 से 11 तक जाने कितनी जंप लगी? 11 माइनस 5 6 इंटू डी, और इसका डी कितना है? अब आप निकाल चुके हो ये वाली जंप, कितनी आई है? डी आ रही है 5, इजंट इट? तो कितना हो गया? 6 इंटू 5। सही बात है कि नहीं? क्लियर? यानी कि अपने पास A11 जो है A5 प्लस 30 आ गया। अब सवाल है कि सिर्फ A5 निकाल दो सर, गेम खत्म हो जाएगा। अब A5 कहां से निकलेगा? यहां से देखो B2 0 है, B9 तो निकाल सकता हूं ना, A5 और B9 बराबर थे। B2 से B9 पे कैसे जाओगे? B2 से B9 जाने पे कितना लगेगा? 0, यानी कि B2 प्लस यहां से यहां कितनी जंप है बेटा? 7 जंप है, 7, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना था? DB कॉमन डिफरेंस था 7, यानी कि 49। ये आ गया। क्या लगाया मैंने निकाला B9 इक्वल्स टू B2 प्लस कितने D? 9 से 2 यानी कि 7D। 49 आ गया। कौन सा? B9। अब जब ये 49 है तो ये भी 49 है, दोनों बराबर ही है। तो कितना हो गया बेटा? 49 प्लस 30 यानी कि 79। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइस, इसको समझो। द आइडिया इज द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी little complicated when you see it at first glance, but when we go ahead and try it out, they become easier if you try them with an approach which is based on aptitude and logical thinking rather than basic maths. अभी इसको फॉर्मूले बेस्ड में जाओगे ना तो फंस जाओगे कि सर A5 होता है A1 प्लस 4D, B2 होता है 0 B1 प्लस D, ये B1 प्लस 8D, ये सब चक्कर में परेशान हो जाओगे। द गेम बहुत सिंपल, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। यहाँ पे कितनी जंप आई? 14, तो 14 ए की यानी कि 14D है। यहाँ पे कितनी जंप आई? 10 यानी कि 10DB बराबर, DA/DB 5%, दोनों के D आ गए, खत्म। राइट, इसके बाद कुछ था ही नहीं। B2 0 है, यहाँ से B9 पे जा सकता है, कैसे? 0 में 7D ऐड करना है, 7D कितना है भाई? DB 49, B आ गया 49, तो ये भी 49। 49 में 6 जंप ऐड करनी है, 5 से 11 जा रहे हो ना, 6 जंप किसकी? 5 की, 6 5 जो 30, 30 49 79, हवा में खत्म हो जाता है। बेसिकली जंप ही तो है डी और DB की। राइट, क्लियर हो गई बात? अब देखो मैं आपको इसी को डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं अगर आप जंप वाला चीज समझ गए तो अब देखो पेपर में कैसे करना था। ठीक है, पेपर में क्या करना है? A5 है किसके बराबर? B9 के,
और A19 जो है वो बराबर है किसके, B19 के। सही बात है। यहां से यहां कितनी जम्प आई, 10DB की। यहां से यहां कितनी जम्प आई, 19 माइनस 5 14DA की, और दोनों बराबर है। सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये नंबर सेम ये नंबर सेम। करेक्ट। जैसे ही आपने इन दोनों को इक्वेट किया, 14DA इक्वल्स टू 10DB, 2 5 जा 2 7 जा, DA अपॉन DB इक्वल्स टू 5/7 आया, क्योंकि प्राइम नंबर बोल रहा है DA आ गया 5 और DB आ गया 7। अब सीधा यहां पे लिख लो आप कि इस वाली AP का जो D है वो है 5, इस वाली AP का जो D है वो है 7। गेम खत्म करो आप। B2 कितना है, 0। यहां से यहां तक कितनी जंप लगेंगी, 2 से 9 तक जाने में 7 जंप, किसकी, 7 की, दैट इज 49 हो गया। 0 + 49 49, ये पता चल गया। ये दोनों बराबर, तो ये पता चल गया 49। अब यहां से यहां जाने में कितनी जंप लग रही है भाई, क्या निकालना है अपने को, अपने को निकालना है A11, इजंट इट। अपने को क्या निकालना है, A11। तो यहां से यहां जाने में कितनी जंप लग रही है, 6 जंप, किसकी, DA की, यानी कि 6 5 जा विच इज 30। तो 49 + 30 इक्वल्स टू 79 पहुंच गए। इतना करना था। सो इन एक्चुअल कैट एग्जाम जो भी टॉपर हो रहा है ना, अगर आप उसकी आंसर शीट देखोगे, वहाँ फॉर्मूले नहीं दिखेंगे, वहाँ इक्वेशन नहीं दिखेंगे, वहाँ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, टेबल, फ्लो चार्ट्स, पैटर्न्स, राइट। ये लेवल पे पहुँचाना है। द आइडिया टू ब्रिंग दिस वीडियो इन सच अर्ली स्टेज एज मार्च टू शो यू गाइस कि अगर हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बेसिक कन्वेंशनल वेज को पकड़ लिया है और हम उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर लेवल, सो दैट वी कैन डू मोर अटेम्प्ट्स इन द गिवन टाइम। ठीक, एक और करते हैं ताकि थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। मैं देखो हर एक जगह से उठा के लाऊं, सीरीज का एक, नंबर सिस्टम का एक, ज्योमेट्री का भी एक उठाया और एरिथमेटिक का भी उठाया, राइट। सो द फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर m n and k, ये m कॉमा है बेटा, ठीक है, सच दैट k डिवाइड्स m + 2n and 3m + 4n। ठीक है, अब गाइस k m + 2n को डिवाइड करता है। सही बात है कि नहीं, ये दे रखा है, मतलब डिवाइड करने का मतलब क्या है कि m + 2n अपॉन k करोगे तो तुमको एक इंटीजर वैल्यू आएगी। यही तो मतलब है इसका, डिवाइड करने का मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। फिर कह रहा है कि 3m + 4n को भी करता है। क्या कह रहा है, 3m + 4n को भी जो k है वो डिवाइड कर देता है और इंटीजर वैल्यू आती है। भाई बहुत बढ़िया। अब जरा लॉजिकली मेरे को सोच के बताओ, अगर k m + 2n के साथ इंटीजर वैल्यू देता है, राइट, तो ऑब्वियसली इसका जो डबल नंबर होगा, दैट इज, अगर मैं 2 टाइम्स m + 2n की बात करूं तो भी तो इंटीजर ही आना चाहिए। लॉजिकली बताओ, जब ये आदमी ही इंटीजर आ रहा है, मतलब यही आपस में कट रहे हैं, इंटीजर आने का मतलब है कि ये इसको काट रहा होगा पूरा पूरा। जब यही इसको पूरा पूरा काट रहा है तो 2 इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इंटीजर आएगा, यानी इसको भी डिवाइड करेगा। अब इसको अगर आप खोलोगे तो कितना हो गया, 2m + 4n, यानी कि इसको भी डिवाइड कर रहा है 2m + 4n को। सही बात है कि नहीं। अब ये पता चल गया कि 2m + 4n/k इंटीजर आएगा, ये इसको डिवाइड कर देगा। अब इधर आओ, देखो मैंने इसको सेम बना दिया। 3m + 4n को मैं क्या कर रहा हूं, m प्लस बन गया 2m + 4n, ये इंटीजर आ रहा है। देख रहे हो क्या हुआ, इसने जान के इस वाले नंबर का डबल दिया, ये m + 2n का डबल 2m + 4n, एक m ही तो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता m + 2m + 4n, ये दिख रहा है कि ये इसका डबल है। जब m + 2n डिविजिबल है तो 2m + 4n भी डिविजिबल होगा। और अगर आप पार्शियली डिवाइड करोगे तो क्या बन गया, m/k + 2m/4n/k इज इक्वल टू इंटीजर। ये पूरा पूरा कट के इंटीजर बन रहा है तो इसको भी पूरा पूरा कट के इंटीजर बनना पड़ेगा। और अगर ये पूरा पूरा कट के इंटीजर बन रहा है, यानी कि m जो है वो भी k से डिविजिबल होगा, यानी m भी k से डिविजिबल होना चाहिए। यानी ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो कट चुके हैं। तो 2m वो m की बात कर रहे हैं, m की बात नहीं कर रहे। अब आगे बात करते हैं। अब m डिविजिबल है, पता चल गया है। अपन ने बस ये नोटिस करना था कि ये नंबर का डबल से एक m ज़्यादा ही है, तो इसको मैं सीधा लिखता m प्लस इसका डबल। करेक्ट बात है कि नहीं। अब ये वाला अगर नंबर डिविजिबल है 2m + 4n, तो इसको भी होना पड़ेगा, तभी तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब m तो हो गया ख़त्म। ऐसे यहाँ पर आओ, अगर मैं देखूँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ m/k + 2n/k। ये आपको इंटीजर दे रहा है, ओवरऑल आपका इंटीजर आ रहा है, तो इसको भी इंटीजर आना पड़ेगा, और इसको इंटीजर आने के लिए 2n को भी डिविजिबल होना पड़ेगा।
यानी m and 2n बोथ विल बी डिविजिबल बाय k। इतना सा करना था। अब आज आपसे सवाल बने या नहीं बने वो मोटिव नहीं है। मोटिव क्या था? मोटिव गैस ये था कि आई वॉज ट्राइंग टू शो यू एट दिस पर्टिकुलर अर्ली स्टेज कि सवाल हैं, 5 सवाल थे, 15 नंबर यानी कि 95 परसेंटाइल, जो एक्चुअली में 3 से 4 लाइन में हो पा रहे थे। आज आपसे बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ना रिमाइंडर्स कवर किया, ना सीरीज कवर किया, ना ज्योमेट्री कवर किया। पर अगर जब आप ये कवर कर लोगे उसके बाद भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट कन्वेंशनल मैथमेटिक्स, ऐसे क्वेश्चन 10 12th में नहीं आते थे। तो अगर आप ये सोच के चलो 9 10th की मैथ्स चाहिए तो ये आप पहले मिस्टेकन हो। और अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स लगेगी, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो भी आप मिस्टेकन हो। एक चीज करनी है, वो है लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना है विद टाइम, सो दैट वी फॉरगेट दोस कन्वेंशन, वी फॉरगेट दैट कन्वेंशनल मेथड्स एंड यूज देम टू अप्लाई थिंग्स इन एप्टीट्यूड। 50% को 0.5 बोलना कन्वेंशनल मेथड है और वो चाहिए होगा। 10% रिमूव करके 90% लेफ्ट ओवर, 0.9 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये कन्वेंशनल मेथड है, वो चाहिए होगा। बट उस कन्वेंशनल मेथड का एप्लीकेशन अपने को करना पड़ेगा एप्टीट्यूड और लॉजिकल वाले वे में, तभी काम बनेगा। एंड इफ यू कैन डू दैट देन दिस और अ कैट इवन डिफिकल्ट देन दिस सबके लिए होगा। अपन परसेंटाइल ला सकते हैं। 5 क्वेश्चन थे, 15 नंबर थे। ऐसे तुमको स्लॉट 3 का या 1 का चाहिए होगा, वो भी बना के ले आऊंगा कि कैसे ऑब्जर्व करना है। बहुत सारी चीज थी, कहीं पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या ऑब्जर्व किया कि 0.9 का स्क्वायर 0.81 बन गया, इससे खेल सकता हूँ, क्योंकि 0.81 0.8 वेरी क्लोज, खेला जा सकता है। या मैं नोटिस कर रहा हूँ कि m+2n का डबल है 2m+4n और ये 3m+4n दे रहा हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। सारा का सारा खेल परसेंटेज रेशियो में दे रखा है, ऑप्शन भी परसेंटेज रेशियो में दे रखे हैं, मतलब मैं नंबर एज्यूम करूंगा। ये सब सोचना, ये सब टेक्निक्स ही हमको आने वाले 6-7 महीने में सीखनी है, वंस वी आर डन विद आवर कोर्स। So that means guys, if you are able to do the DPPs, if you are able to do the mock test, if you are able to do the previous year questions, that does not mean you are going to get good scores. But yes, you have to learn things so that you get a good score. My all best wishes are with you और मैं लास्ट तक लड़ूंगा आपको ये सब चीज़ें सिखाने के लिए। दी आइडियाज, बस आप में वो जील होनी चाहिए कि हाँ आज नया सीखेंगे, आज नया सीखेंगे, आज थोड़े और फास्ट होंगे, आज थोड़े और फास्ट होंगे। तो ये गलती नहीं करनी है अपन ने कि अगर एक क्वेश्चन अपन से बन गया तो मतलब अपन उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे या उसकी उल्टरनेट अप्रोच, कोई दूसरी अप्रोच जब सर समझा रहे हैं उसको इग्नोर कर देंगे। नहीं, उसमें छुपा होगा फास्ट होने का राज। ऑलराइट गाइस, आई होप द आइडिया फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज क्लियर टू यू। ऐसा चाहिए होगा तो 2000 पुराने पेपर्स और स्लॉट 1 और 3 के भी मैं लेके आऊंगा, बता देना मेरे कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।